गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज वो करेंगे। इन टॉपिक से पहले हमने देखा कि किस तरह ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और किस तरह वहाँ पे जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी या डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो होता था। आज हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। Let us now move to India to see how a colony industrializes. We will look not only at factory industries but also at the non-mechanized sector. इसमें हम सिर्फ इंडिया में जो फैक्ट्री इंडस्ट्री थी उसमें जो प्रोडक्शन होता था उसको नहीं देखेंगे। जो लोकल प्रोडक्शन था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इसमें हम जो इंडिया का डोमेस्टिक टेक्सटाइल था या डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसके बारे में देखेंगे। सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। इंडिया का जो सिल्क था और जो कॉटन गुड्स था वो वर्ल्ड की ट्रेड मार्केट पे बहुत डोमिनेटेड था। यहाँ के डिफरेंट कॉटन के टाइप्स जैसे कि कैलिको, बंधाना और छिंटे जैसे वो वर्ल्ड की मार्केट में बहुत फेमस थे। आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडियन क्लॉथ्स की जो क्वालिटी अच्छी होने के कारण जो आर्मेनियन मर्चेंट्स थे और जो पर्शियन मर्चेंट्स थे वो इंडिया से थ्रू पंजाब होते हुए अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया में इस कॉटन की, इस सिल्क की क्वालिटी को वो लेके जाते थे। फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरिड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थ्रू माउंटेन पासिस एंड अक्रॉस डेजर्ट्स। ये जो मर्चेंट्स थे वो कॉटन क्लॉथ्स को या सिल्क क्लॉथ्स को कैमल्स पे लाद कर वो लेके जाते थे। वो किस वे से जाते थे, किस रास्ते से जाते थे? थ्रू माउंटेन्स पासिस एंड डेजर्ट्स, उनको पार करके वो जाते थे। उसके बाद देखो ये जो ट्रेड था वो सिर्फ लैंड वे से नहीं होता था, ये ओशन वे से भी होता था, ये सी ट्रेड भी होता था। देयर वर आल्सो सी ट्रेड थ्रू सूरत, हुगली एंड मसूलीपट्टनम पोर्ट्स। Indian merchants and bankers were involved to financing production, carrying goods and supplying exports. इंडिया के जो मर्चेंट्स थे वो इस ट्रेड में इंक्लूड थे, या जो बैंकर थे इस ट्रेड में वो इंक्लूड थे। वो क्या करते थे, लोगों को, जो वीवर्स को वो फाइनेंसिंग पैसा देते थे, कैरिंग गुड्स, उनसे जो वोवन क्लॉथ है वो लेते थे, एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट वो करते थे बाहर। They gave raw material to weaver and got from woven cloth and carried to ports. इस तरह से वो रॉ मटेरियल वीवर्स को देते थे और रेडीमेड जो है उनसे लेकर वो एक्सपोर्ट कर देते थे। By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. तो जो 1750s का टाइम पीरियड था, जिस ट्रेड पे इंडियन मर्चेंट्स का कंट्रोल था वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या अदर ईस्ट इंडिया कंपनीज है, उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। द यूरोपियन कंपनीज फर्स्ट सिक्योरिंग ए वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स एंड देन मोनोपोली। सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने लोकल जो कोर्ट्स में से जो लोकल रूलर्स थे उनसे उन्होंने ट्रेड की परमिशन ली या डिफरेंट जो कंसेशंस थी वो ली। उसके बाद उन्होंने जो ट्रेड पे मोनोपोली ले ली। मोनोपोली एक तरह से एक पर्सन का या एक ग्रुप का अधिकार होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। उसके बाद देखो बच्चे, दिस सिस्टम डिक्लाइन द लोकल ट्रेड। अब हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है और जो लोकल ट्रेड है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट देखो,
द ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड फ्रॉम सूरत डिक्रीज्ड। मैंने आपको बताया था कि जो सूरत है या मसूलीपट्टनम में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थी, उसमें जो उसके थ्रू जो एक्सपोर्ट होता था वो पहले 16 मिलियन होता था। उसके बाद कंपनीज के आने के कारण ये जो एक्सपोर्ट था वो 3 मिलियन रह गया था इन 1740s। सूरत एंड हुगली डिकेड वीक। सूरत और जो हुगली पोर्ट थे वो वीक होने स्टार्ट हो गए थे। बॉम्बे एंड कैलकटा ग्रू। उसके बाद बॉम्बे और कैलकटा जो पोर्ट्स हैं वो डेवलप और ग्रू हो गए थे। ट्रेड थ्रू दीज न्यू पोर्ट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इन पोर्ट्स से जो ट्रेड होता था वो सारा ट्रेड ब्रिटिश शिप्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होता था, उनके कंट्रोल में होता था। दोज ट्रेडर्स वांटेड टू वर्क, दे हैड टू वर्क अंडर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इंडियन जो मर्चेंट्स थे अगर वो काम करना चाहते थे तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के अंडर में ही काम करना पड़ता था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट हैपन टू वीवर। जो वीवर्स होते हैं, जो वीव करते हैं यार्न को, उनके साथ क्या हुआ। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। शुरुआत के टाइम में क्या हुआ, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडियन एक्सपोर्ट जो था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म नहीं किया या कम नहीं किया। क्यों नहीं किया वो देखेंगे। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट एक्सपांडेड। अभी तक जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री थी वो अभी तक एक्सपांड नहीं हुई थी, अभी तक चली नहीं थी अच्छी तरह से वो। एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अभी भी जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, यूरोप के कंट्रीज़ में। बिफोर पॉलिटिकल पावर, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं आई थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड डिफ़िकल्ट टू रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। पावर की कमी के कारण जो रॉ मटेरियल की सप्लाई थी वो उनको अच्छी तरह से नहीं हो रही थी और वो अपना एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ऑल द ट्रेडिंग कंपनीज एंड लोकल ट्रेडर्स competed in the market to secure woven cloth। इसी तरह हमें पता है कि जैसे कि इंडियन जो क्लॉथ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो सारी ही ईस्ट इंडिया कंपनीज जैसे कि फ्रेंच थी, पुर्तगीज़ थी, डच थी, यहाँ तक कि लोकल जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भी कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया मार्केट में, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। कोई कहता था हमें चाहिए, कोई बोलता था हमें चाहिए। दिस कंपटीशन करेज द वीवर टू सोल्ड देयर प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। अब इससे क्या हुआ, वीवर्स को भी बेनिफिट होने लग गया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। डिमांड ज़्यादा होने के कारण वो ये सोचते थे कि हम तो अपने जो हमें अच्छा रेट देगा हमारे मटेरियल का, हम उसको ही सेल करेंगे। दस कंपनी ऑफिशियल कंप्लेंट टू लंदन अबाउट हाई प्राइसेस। इस कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्होंने लंदन में अपनी जो गवर्नमेंट थी उनको बताया कि उनको ऐसे ऐसे करके रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। व्हेन कंपनी गेन्ड पावर, इसके बाद हम जब देखते हैं कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिल चुकी है, उसके बाद क्या हुआ, दे ट्राई टू कंट्रोल द ट्रेड एंड रेगुलर सप्लाई। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ की ट्राई की कि उनके पास जो सप्लाई है वो रेगुलर हो जाए और जो ट्रेड है उस ट्रेड पे उनका कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट देखो, दिस इट डिड थ्रो ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये जो सारा कुछ ट्रेड पे कंट्रोल या रेगुलर सप्लाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, वो कैसे की। द कंपनी अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमास्ता। कंपनी ने एक पेड सर्वेंट रखा जिसका नाम या जिसको गोमास्ता बोला जाता था। उसके बाद टू सुपरवाइज, वो किस लिए था,